कैलिफोर्निया का एक अबैंडन्ड चाइल्ड, एक चाइल्ड जिसे एक आम कपल अडॉप्ट करते हैं। इस चाइल्ड को बचपन से ही मशीन्स का काफ़ी शौक होता है और अपने मशीन के लगाव को आगे ले जाकर ही ये चाइल्ड स्टैब्लिश करता है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज। मैं बात कर रहा हूँ एप्पल INC's के मालिक स्टीव जॉब्स की। कैसे स्टीव को उन्हीं की कंपनी में से निकाला जाता है और कैसे स्टीव अपने सबसे बड़े राइवल माइक्रोसॉफ्ट यानी कि बिल गेट्स की हेल्प से एप्पल को रीस्टैब्लिश करते हैं। कैसे स्टीव एप्पल को डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर से हाइट्स ऑफ एक्सटेसी पे लेके जाते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world. Try not to bash into the walls too much. Try to have a nice family life. Have fun. As we were going, and they were really excited about the strategy. In the same way, I think, we have not kept up with innovations in our distribution. One of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. We are organized like a startup. What did you do? Why has Lisa not heard of me? Shit, man, how many 4th graders have heard of you? You can't write code. You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen from Xerox PARC. Jeff Raskin was the leader of the Mac team before you threw him off his own project. Everything, someone else designed the box. So how come 10 times in a day, I read Steve Jobs as a genius? What do you do? I play the orchestra. And you're a good musician. You sit right there. You're the best in your row. सीरियन इमिग्रेंट अब्दुल फतह जंदाली अपनी PhD कंप्लीट करने अमेरिका चले आते हैं। अमेरिका आने के बाद वो एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में, जहां उनकी मुलाकात होती है स्विस ओरिजिन की गर्ल जोआना से। जोआना काफ़ी ज़्यादा जंदाली को पसंद करने लगती हैं और जंदाली के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी होती चली जाती है। जोआना अपनी इच्छा जताती हैं कि उन्हें जंदाली के साथ शादी करनी है, पर जंदाली के मुस्लिम रिलीजन की वजह से जोआना के पेरेंट्स इस चीज़ को पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं। उसके बाद जोआना और जंदाली के बीच में दूरियां कम होने की बजाय और बढ़ने लग जाती हैं। जोआना स्टीव के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है, पर क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था तो जोआना स्टीव को कंसीव नहीं कर दी थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो स्टीव को अबॉर्ट करने का भी सोच रही थी, पर जंदाली उन्हें मनाते हैं और कहते हैं कि उन्हें स्टीव को अबॉर्ट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जोआना फैसला लेती है कि वो अपने बेटे यानी स्टीव को अबॉर्ट नहीं करेंगी और इसे किसी कपल को दे देंगी। ऐसा कपल जो ग्रेजुएटेड हो, पढ़ा लिखा हो और साथ ही वो बच्चे की केयर करना चाहे। जोआना स्टीव को जन्म देने के लिए कैलिफोर्निया चली जाती है और वहाँ कैलिफोर्निया में एक लॉयर कपल स्टीव को फाइनली अडॉप्ट कर लेता है। स्टीव को गोद लेने के बाद उस लॉयर कपल के मन में पता नहीं क्या आता है, जिसके वजह से वो लॉयर कपल पुल ऑफ कर देता है, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें एक बेटी चाहिए थी, ना कि एक बेटा। जिसकी वजह से जोआना अब दुविधा में आ जाती है कि क्या स्टीव को अब कोई अडॉप्ट करेगा या कहीं स्टीव को उन्हें तो पालना नहीं पड़ेगा। जिसकी वजह से जोआना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू करती हैं। जोआना के मेंटल प्रिपरेशन के बाद एक आम कपल आगे आता है जो कि फुली ग्रेजुएटेड भी नहीं थे। कपल का नाम था पॉल और क्लैरा जॉब्स। जी हाँ, पॉल और क्लैरा जॉब्स स्टीव को फाइनली अडॉप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद स्टीव पॉल और क्लैरा जॉब्स के पास रहते हैं। पॉल और क्लैरा जॉब्स के अडॉप्ट करने के बाद जोआना अपने बच्चे को वापस लेने की कोशिश करती हैं। जिसके बाद वो कहती हैं मुझे स्टीव को अडॉप्शन के लिए नहीं देना, वो स्टीव को खुद पालना चाहती हैं। पर क्योंकि पॉल और क्लैरा ने लीगल पेपर साइन कर दिए थे, जिसकी वजह से जोआना का स्टीव पे से हक खत्म हो गया था। उसके बाद एक लीगल बैटल चलती है, जिसके बाद पॉल और क्लैरा जॉब्स फाइनली उस लीगल बैटल को जीत के स्टीव की कस्टडी पा लेते हैं। क्लैरा बताती हैं कि पहले एक साल तक वो स्टीव को प्यार नहीं कर रही थी। उनका कहना था कि अगर मैं स्टीव को बिल्कुल भी प्यार करती तो मेरा उससे एक अलग लगाव हो जाता, जिसकी वजह से जब उसको देना पड़ता दूसरे को तो मैं उसे नहीं दे पाती। जिसकी वजह से पहले 1 साल तक क्लैरा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और पॉल उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है, स्टीव उन्हीं का बेटा है और उन्हीं का रहेगा।
स्टीव धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनकी मशीनों के प्रति लगाव जो है वो और भी बढ़ता चले जाता है। वो पढ़ने में उतने अच्छे नहीं होते, उन्हें पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है। वो कहते हैं कि मैं हमेशा एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट था, पर मैं एक ऐसा ह्यूमैनिटी स्टूडेंट था जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट तो अपने आप को कहते थे, पर उनका जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति लगाव था वो लाजवाब था। उसके बाद स्टीव को उनके फादर अपने गराज में इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड काम करने देते, क्योंकि उनके फादर भी पुराने नेवी ऑफिसर थे अमेरिकन नेवी में। उसी वजह से उनका भी इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से अलाइन करता है। पॉल जॉब्स बताते हैं कि स्टीव मेरा खुद का खून नहीं था, पर उसके अंदर क्वालिटीज सारी मेरी थी। वो इलेक्ट्रॉनिक्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, जिस तरह मैं करता था। और उसके बाद स्टीव जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति दिन पे दिन लगाव को बढ़ाते जा रहे थे। साथ ही स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को पढ़ना और जानना बहुत पसंद था, उसे डिस्कस करना काफ़ी पसंद था। जिसके बाद स्टीव अपने इस इलेक्ट्रॉनिक्स के लगाव को दिन पे दिन बढ़ाते चले जाते हैं। साल 1967 में स्टीव की फैमिली रिलोकेट करती है लॉस एल्टोस में। कैलिफोर्निया के लॉस एल्टोस रीजन में आने के बाद स्टीव काफ़ी खुश थे, क्योंकि अब वो होमस्टेड हाई स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे थे। होमस्टेड हाई स्कूल वही स्कूल है जिसके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं टेक्नोलॉजिकल स्कूल सिलिकॉन वैली के साथ। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाली काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो सिलिकॉन वैली में होती है, और इसीलिए स्टीव को सिलिकॉन वैली के पास रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, क्योंकि टेक्नोलॉजी के स्टीव तो काफ़ी बड़े फ्रीक थे। उसके बाद स्टीव की मुलाकात होती है उनके दोस्त बिल फर्नांडिस के साथ। स्टीव और बिल फर्नांडिस काफ़ी ज़्यादा आपस में इंटरेक्शन करा करते थे, कॉन्वर्सेशन करा करते थे, और उस कॉन्वर्सेशन के दौरान स्टीव अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। जिसके बाद बिल बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए मिले। उसके बाद बिल अब स्टीव को अपने दोस्त स्टीव वॉज़नियाक से मिलाते हैं। स्टीव वॉज़नियाक एक जीनियस थे। स्टीव वॉज़नियाक इन्वेंट्री में और इन्वेंशन में काफ़ी ज़बरदस्त थे। जिसके बाद स्टीव और स्टीव वॉज़नियाक के बीच में आपस में काफ़ी ज़्यादा बात होने लगती है और कॉन्वर्सेशंस बहुत आगे बढ़ती है। साल 1972 में स्टीव के दोस्त स्टीव वॉज़नियाक रीड कॉलेज ऑरेगन में एडमिशन लेते हैं। रीड कॉलेज ऑरेगन में एडमिशन लेने के बाद स्टीव उनको विजिट करते रहते हैं। हर हफ्ते में 2 दिन वो रीड कॉलेज पक्का जाया करते थे, जहाँ पर स्टीव इनोवेशंस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। स्टीव वॉज़नियाक और स्टीव एक कंप्यूटर गेम पे काम करते हैं, और जिसे स्टीव वॉज़नियाक ने पूरी तरीके से डिज़ाइन किया था। उसके बाद 1974 में स्टीव अपने घर लॉस एल्टोस वापस आ जाते हैं। अपने घर वापस आने के बाद स्टीव अब जॉब की तलाश में थे, और उन्हें फाइनली अटारी INC में जॉब मिल जाती है। स्टीव को कंप्यूटर टेक्नीशियन का काम मिलता है, पर वॉज़नियाक बताते हैं कि वो जो जॉब अटारी INC में स्टीव कर रहे थे वो भी वॉज़नियाक के ही वजह से स्टीव को मिली थी। असल में वो जो वीडियो गेम स्टीव वॉज़नियाक डिज़ाइन कर रहे थे, जिसका नाम उन्होंने पोंग रखा था, उसका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वो स्टीव को दे देते हैं, जिसको दिखाने के बाद अटारी INC स्टीव को अपने कंपनी में रिक्रूट कर लेती है, और एक तरह से स्टीव वॉज़नियाक इनडायरेक्टली स्टीव को जॉब दिलवा देते हैं। उसके बाद स्टीव इंडिया जाते हैं। वहीं जहां स्टीव इंडिया जा रहे होते हैं, अटारी INC में काम कर रहे होते हैं, वही स्टीव वॉज़नियाक जो है एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। स्टीव 1974 में इंडिया का टूर करते हैं। इंडिया के टूर के दौरान वो कैंची धाम आते हैं, जहाँ वो नीम करोली बाबा से मिलने आते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली नीम करोली बाबा की 1 साल पहले ही डेथ हो चुकी होती है। पर स्टीव बताते हैं कि नीम करोली बाबा के धाम जाने के बाद उन्हें लाइफ में एक अलग मोटिव मिलता है। वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से रीशेप कर देते हैं। उसके बाद वो अमेरिका वापस चले जाते हैं, और अमेरिका वापस पहुंचते ही वो सबसे पहले वॉज के पास पहुंचते हैं। वॉज और स्टीव साथ मिलकर होम फिल्म के एक कंप्यूटर क्लब मीटिंग में जाते हैं। उस मीटिंग में जाने के बाद स्टीव और वॉज काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, क्योंकि वहाँ डिफरेंट तरीके के इनोवेशंस दिखाए जाते हैं, कंप्यूटर डिज़ाइन दिखाए जाते हैं। जिसके बाद स्टीव के मन में विचार आता है कि हम लोग ऐसा कुछ आराम से कर सकते हैं। जिसके बाद वो वॉज को कहते हैं कि हमें भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, और वॉज को स्टार्ट करना चाहिए एक ज़बरदस्त डिज़ाइन बना के। पहले वॉज मना कर देते हैं कि हम अगर बना भी देंगे तो कौन सा हम बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे, पर स्टीव कहते हैं कि हीरो बनने की बात तो है ही नहीं। हमने कहा हम अपनी इनोवेशंस का इस्तेमाल करेंगे, और हम अपनी कंप्यूटर नॉलेज को एक नई उड़ान देंगे इस प्रोजेक्ट को बना के। वॉज मान जाते हैं, और मार्च 1976 में तैयार होता है Apple I कंप्यूटर। स्टीव से बाद में जब पूछा जाता है कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम या अपने कंप्यूटर का नाम एप्पल ही क्यों रखा, तो स्टीव एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि जब वो ऑरेगन में वॉज से मिलने जाया करते थे, तो वहाँ पे एक एप्पल ऑर्किड था, जहाँ पे वो रोज़ वॉक करने जाते थे। जिसके बाद एप्पल शब्द उनको काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव लगता था, और उसके बाद वो अपनी कंपनी और अपने पहले कंप्यूटर का नाम एप्पल के नाम पे रख देते हैं। Apple I डिज़ाइन बनाने के बाद स्टीव वॉज को कहते हैं कि उन्हें ये मार्केट में ओपनली बेचना चाहिए,
पर वॉज मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर को कौन खरीदेगा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े बड़े इनोवेशंस हो रहे हैं, हमारे कंप्यूटर को कोई नहीं खरीदेगा, जिसकी वजह से स्टीव काफ़ी ज़्यादा रूठ जाते हैं। पर उनके रिपीटेडली मनाने के बाद वॉज आखिरकार मान जाते हैं और उसके बाद वो एप्पल वन कंप्यूटर को पब्लिकली बेचने का फैसला। और फिर 1 अप्रैल 1976 एप्पल आईएनसीज को कोफाउंड करते हैं स्टीव वॉजनियाक, स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वेन। ये मिलकर कंपनी को कोफाउंड करते हैं, जिसका पहला ऑफिस सिचुएटेड होता है स्टीव के बेडरूम में। जी हाँ, बाद में ऑफिस मूव कर जाता है स्टीव के गैराज में, पर उससे पहले स्टीव के बेडरूम में ये सारे ऑपरेशंस हो रहे थे। अच्छा, कंप्यूटर बनाने के बाद और डिजाइन करने के बाद स्टीव के सामने चैलेंज था कंप्यूटर को एक्चुअल में सेल करने का, जिसके बाद वॉज और वो पहले सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग पीसीबी यानी कि प्रिंट सर्किट बोर्ड बना के इस कंप्यूटर के बेच देते हैं, जिसके बाद हमें कंप्यूटर को पूरा असेंबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर स्टीव उस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और स्टीव चाहते थे कि उस कंप्यूटर को असेंबल करके कंप्लीटली अच्छी तरीके से बेचा जाए। जिसके बाद स्टीव अपनी फॉक्सवैगन वैन और वॉज अपना HP साइंटिफिक कैलकुलेटर बेच देते हैं, जिसके बाद उनके पास 50 यूनिट्स को असेंबल करने के पैसे आ जाते हैं और उसके बाद स्टीव 50 यूनिट्स को सेल करते हैं, जिसे उस टाइम के मशहूर कंप्यूटर टेक्नीशियन खरीद लेते हैं। जिसके बाद स्टीव के पास और यूनिट्स डिजाइन करने के पैसे आ जाते हैं और उसके बाद टोटल 200 यूनिट्स स्टीव और वॉज असेंबल करते हैं और एप्पल को मार्केट में बेचते हैं। एप्पल वन कंप्यूटर मार्केट में एक सुपर हिट होता है और स्टीव कंपनी को लेकर मार्केट में उतर जाते हैं। उसके बाद स्टीव वॉज और स्टीव जॉब्स आपस में उनकी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी होते हैं, जिसके बाद स्टीव वॉजनियाक और स्टीव जॉब्स मिलकर रिलीज करते हैं एप्पल का सेकंड कंप्यूटर एप्पल 2। एप्पल 2 रिलीज करने की स्टोरी स्टीव बाद में सुनाते हैं कि एप्पल 2 उनके लिए एक ऑफिशियल रिलीज था। वो कहते हैं कि मेरा पहला कंप्यूटर एप्पल कंपनी की तरफ से एप्पल 2 ही था, क्योंकि उस कंप्यूटर को बनाने के लिए पहले बात तो स्टीव के पास रिसोर्सेज भी पूरे थे और साथ ही स्टीव के पास एक वर्क स्पेस भी था। उसके बाद स्टीव बताते हैं कि एप्पल 2 बनाते वक्त उनकी और वॉज की लड़ाई भी हो गई थी। बाद में वॉज जो है उस लड़ाई को जीतते हैं और वॉज की बात स्टीव बाद में मान जाते हैं, क्योंकि वॉज चाहते थे कि उस कंप्यूटर में 10 असेंबलिंग यूनिट्स हो, पर स्टीव चाहते थे कि उसे सिर्फ 2 असेंबलिंग यूनिट्स हो, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और नॉर्मल वर्किंग क्लास पीपल उसको अफोर्ड कर पाए। पर बाद में वॉज उनको दूसरा कंप्यूटर देने की धमकी दे देते हैं, जिसके बाद स्टीव को मानना पड़ता है। 1978 में फोर्ब्स की लिस्ट जारी होती है और स्टीव कंट्री की टॉप 50 अमीर व्यक्तियों में से एक होते हैं। एप्पल अपने परवान पे चढ़ रहा होता है और स्टीव को सक्सेस की सीढ़ी सामने नजर आने लगती है। स्टीव पूरी तरीके से एप्पल कंप्यूटर को टेक ऑफ करा चुके थे, साथ ही वॉज डिजाइन्स पे डिजाइन्स निकाल के एप्पल कंप्यूटर को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे थे। स्टीव और स्टीव की ये जोड़ी पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही थी। साल 1978 में स्टीव 25 साल की उम्र में अमेरिका के मोस्ट ट्रेंडिंग पर्सन बनते हैं। साल 1983 समय था रात के 8 बजे। स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया के एक रेस्टोरेंट में स्पॉट किया जाता है, जहां वो एक सूट वूट वाले पर्सन के साथ एक आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं और उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आगे चल के पता लगता है कि ये जो सूट वूट वाले पर्सन होते हैं वो होते हैं पेप्सी कोला के CEO जॉन स्कली। स्टीव जॉन को उस टाइम परसुएट कर रहे थे कि जॉन तुरंत ही एप्पल को एज अ CEO ज्वाइन करे। उसके लिए स्टीव एक स्टेटमेंट भी देते हैं जॉन को और उन्हें कहते हैं कि क्या आप अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ कोला वाटर बेच के जीना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर को बदले। अगर आप फ्यूचर को बदलना चाहते हैं तो आप तुरंत ही एप्पल INCs ज्वाइन करिए। और उसके बाद ही स्कली एप्पल को एज अ CEO ज्वाइन कर लेते हैं। Come be our CEO. Yeah, okay. उसके बाद एप्पल कंपनी बढ़ती है अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैकिनटॉश पर। उससे पहले जितने भी कंप्यूटर्स जो एप्पल ने लॉन्च किए थे वो सब ऐसे कंप्यूटर थे जिनमें मॉनिटर नहीं होता था, जिनमें एक माउस नहीं होता था, जिनमें GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता था। उसके बाद मैकिनटॉश बनाते वक्त स्टीव को एक खबर मिलती है कि उनके को फाउंडर वॉज को एक प्लेन क्रैश का एक्सीडेंट मेट हो गया है, जिसके बाद वॉज को रिकवरी के लिए काफ़ी टाइम घर पे बैठना पड़ता है। जिसके बाद मैकिनटॉश प्रोजेक्ट को स्टीव खुद हेड करने लगते हैं। मैकिनटॉश में स्टीव हर वो चीज़ करते हैं जो उनका पहले मन होता है। मैकिनटॉश बनाते वक्त स्टीव हर उस चीज़ का ध्यान रखते हैं जो उन्होंने लीसा में गलत करी थी। लीसा वो प्रोजेक्ट होता है जो एप्पल 2 के बाद एप्पल लॉन्च करती है पर वो सक्सेसफुल नहीं होता है, जिसके बाद एप्पल को थोड़ा बैकलैश भी मिलता है। पर स्टीव अभी भी कॉन्फिडेंट थे कि मैकिनटॉश
एप्पल 2 और एप्पल 1 और साथ ही लीसा से कई गुना बेहतर कंप्यूटर होगा। मैकिन्टॉश को बनाते वक्त स्टीव की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थी। 22 जनवरी 1984 इस दिन सुपर बोल के मैचेस के दौरान एक टीवी कमर्शियल अमेरिकन टेलीविजन पे एयर होता है। We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. और फाइनली 24 जनवरी 1984 को स्टीव लॉन्च करते हैं द मैकिन्टॉश। Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. मैकिन्टॉश पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जो स्टीव ने फुल फ्लेजेडली खुद बनाया था, जिसके बाद मैकिन्टॉश से स्टीव का एक इमोशनल कनेक्शन था और मैकिन्टॉश की जो स्टीव के साथ एक रेप्यूटेशन बनी हुई थी, उस रेप्यूटेशन को मैकिन्टॉश पहले क्वार्टर में पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। मैकिन्टॉश में ज़बरदस्त सेल देखने को मिलती है, पर उसके बाद आता है सेकेंड क्वार्टर, जिसके बाद मैकिन्टॉश की सेल में एक डिक्लाइन देखने को मिलती है। कस्टमर कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में लिमिटेड रेंज होने की वजह से वो मैकिन्टॉश को खरीदना प्रेफर नहीं करेंगे, जिसके बाद एप्पल का एक बुरा फेज शुरू होने लगता है। उसके बाद ही जॉन स्कली और स्टीव जॉब्स में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आने लगता है। वर्ल्ड का पहला ऐसा कंप्यूटर जिसमें GUI, माउस वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी फीचर्स थी, उस कंप्यूटर को जॉन स्कली कहते हैं कि ये काफ़ी ख़राब आइडिया था। स्टीव को ये आइडिया अडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए था और स्टीव को इससे कम्प्लीटली बैकआउट कर लेना चाहिए था, जिसके बाद स्टीव कहते हैं कि ये आइडिया फेल ज़रूर हुआ है, पर यही फ्यूचर है। मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, मैं फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकता हूँ, यही फ्यूचर है, यही चलेगा जो होगा। पर स्कली इस बात से पूरी तरीके से डिसएग्री कर देते हैं और उसके बाद स्कली कोशिश करते हैं कि स्टीव कंपनी को छोड़ दे, पर क्योंकि स्टीव ने वो कंपनी खुद ही अपने हाथों से बनाई थी और स्कली को लाने वाले भी स्टीव थे, स्टीव इतनी आसानी से कंपनी छोड़ने के लिए नहीं मानते। जिसके बाद जॉन स्कली स्टीव को बोर्ड मीटिंग में इनवाइट करते हैं और बोर्ड मेंबर्स पे जॉन स्कली का प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से जॉब्स को 1986 में एप्पल से निकाल दिया गया। निकालने के बाद एप्पल के शेयर्स का स्टीव के पास ही रहते हैं, पर स्टीव उन शेयर्स को भी बेच देते हैं और उससे जितना भी पैसा आता है वो एप्पल के अपने कुछ ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ के साथ एक नई कंपनी की शुरुआत करते हैं, जिसे वो नाम देते हैं द नेक्स्ट कंप्यूटर्स। नेक्स्ट कंप्यूटर शुरुआत करने के बाद ही स्टीव लॉन्च कर देते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर्स का पहला कंप्यूटर, द नेक्स्ट कंप्यूटर। जी हाँ, उसका नाम भी वो नेक्स्ट कंप्यूटर ही रखते हैं। Next is a $6,500 workstation aimed at higher education, students and teachers. And while it may be revolutionary, today's unveiling कंपनी की शुरुआत करने के बाद जब स्टीव नेक्स्ट कंप्यूटर का ऑफिशियल लॉन्च इवेंट करते हैं तो उसे स्टीव का कमबैक इवेंट माना जाता है। पूरी दुनिया की निगाहें उस समय स्टीव जॉब्स के ऊपर थी कि उस कंपनी को जिसे स्टीव ने अपने घर के बेडरूम से शुरू किया था, उस कंपनी से अब स्टीव को निकाला जा चुका है। स्टीव अब एप्पल के मेंबर नहीं है, स्टीव की अपनी खुद की कंपनी है द नेक्स्ट कंप्यूटर्स। नेक्स्ट कंप्यूटर्स के पहले कंप्यूटर लॉन्च का इस्तेमाल करते हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट सर टिम बर्नर्स-ली। और आपको पता है कि वो नेक्स्ट कंप्यूटर का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। जो आप आज के ज़माने में सारी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, वो WWW के बाद ही एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर बनाने के बाद नेक्स्ट कंपनी नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देती है और इतना ही नहीं, नेक्स्ट कंपनी नेक्स्ट मेल, नेक्स्ट वेब जैसे बड़ी बड़ी और बड़ी ज़बरदस्त इनोवेटिव फीचर्स बनाती है। पर उस टाइम भी स्टीव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। साल 1993 में स्टीव कंप्यूटर असेंबल करना अचानक से ही बंद कर देते हैं और अपना पूरा फोकस शिफ्ट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर। और स्टीव पहली बार लॉन्च करते हैं किसी कंपनी का इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के अलावा, नेक्स्ट स्टेप OS, यानी कि नेक्स्ट स्टेप ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के बाद स्टीव एक और फीचर लेकर आते हैं जिसे वो कहते हैं वेब डिज़ाइन, जिससे दुनिया के सारे वेब एप्स को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड होता है। और ये इस इनोवेशन की दुनिया में एक ज़बरदस्त बूम होता है। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स यही सोच रहे थे कि स्टीव ऐसा सोच कैसे रहे हैं, वो 10 साल के बाद की चीज़ें विजुअलाइज कैसे कर लेते हैं।
सबके दिमाग में एक ही डाउट चल रहा था, पर स्टीव रुक ही नहीं रहे थे। वहीं जहां पर स्टीव की कंपनी इतनी ज़्यादा थ्राइव कर रही थी, एप्पल आईएनसीज़ की हालत काफ़ी ख़राब थी। एप्पल आईएनसी स्टीव के जाने के बाद एक स्टेप पीछे लेती है, एप्पल II जैसे कंप्यूटर को फिर से प्रोवोक करने की कोशिश करती है, पर वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हो जाता है और एप्पल आईएनसीज़ पे दिन डेट बढ़ते ही चले जा रहा होता है। स्टीव के बाद 3 नए CEOs आते हैं एप्पल में, जो नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं। एप्पल जो कि एक कंप्यूटर सेंट्रिक कंपनी थी, अब अपने मिशन से पूरी तरीके से भटक गई थी। कभी वो क्लॉक डिज़ाइन कर रहे थे, कभी वो कुछ डिज़ाइन कर रहे थे, जिसका उन्हें खुद नहीं पता था। स्टीव को पूरी चीज़ साफ नज़र आ रही थी कि 10 साल बाद लोगों की डिमांड क्या होगी। इसलिए उन्होंने कहा था जॉन स्कली को कि हम मैकिनटॉश पे ही रहते हैं, पर जॉन स्कली उस टाइम उनकी बात नहीं मानता। जब एप्पल स्ट्रगल कर रही होती है तो उन्हें लास्ट जो किनारा दिखता है वो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तलाश होती है। पहले BOS के पास एप्पल जाती है और उनके साथ डील्स साइन करने के लिए नेगोशिएशन करती है। अनफॉर्चुनेटली BOS के साथ नेगोशिएशन नहीं हो पाते हैं और एप्पल बैंकरप्सी के ब्रिंक पे खड़ी हो जाती है। बैंकरप्सी होते होते ही एप्पल दरवाज़ा खटखटाती है नेक्स्ट कंप्यूटर्स के साथ, और नेक्स्ट कंप्यूटर कहती है कि अब हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही बना रहे हैं, तो एक काम करो, तुम हमारी पूरी कंपनी को एक्वायर कर लो। तुम्हारी कंपनी में जितने भी अवेलेबल फंड है तुम उससे पूरी तरीके से हमें एक्वायर कर लो। उसके बाद हम देखेंगे कि एप्पल में हम कैपिटल कहाँ से लाएंगे। और उसके बाद उसी साल दिसंबर में नेक्स्ट कंप्यूटर को $400 मिलियन में एक्वायर करती है एप्पल आईएनसी। पर नेक्स्ट कंप्यूटर को एक्वायर करने का मतलब क्या था? मतलब था दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़, स्टीव जॉब्स की एप्पल में री एंट्री। स्टीव जॉब्स एप्पल में री एंट्री लेते हैं, जिसके बाद ये पूरी दुनिया में ट्रेंड करना शुरू होता है। हर न्यूज़ चैनल यही एयर कर रहा होता है, द फादर ऑफ एप्पल इज बैक। वो इंसान जिसने एप्पल को एक तिनके से स्टार्ट करके एक $100 मिलियन की कंपनी बनाई थी, वो इंसान अब वापस आ रहे हैं। पर अभी भी लोगों के मन में डाउट होता है कि क्या स्टीव उस पोजीशन को रीगेन कर पाएंगे, पर स्टीव के मन में डाउट नहीं होता है, क्योंकि स्टीव लोगों से बिल्कुल अलग थे। स्टीव जैसे ही एप्पल में री एंट्री करते हैं, उसके बाद स्टीव का पूरा ध्यान होता है कैपिटल रेस करने का। स्टीव का कैपिटल रेस करने के लिए स्टीव जाते हैं अपने सबसे बड़े आर्च राइवल बिल गेट्स के पास। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक थे, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं देख लो भाई, तुम्हें एप्पल में अभी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और बिल गेट्स मान भी जाते हैं। पर ऐसा क्यों? बिल गेट्स इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हो जाते हैं और $150 मिलियन एप्पल में इन्वेस्ट कर देते हैं। पर अपने सबसे बड़े आर्च राइवल में आखिर बिल गेट्स इन्वेस्ट करते ही क्यों हैं? तो बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट करने की बहुत बड़ी मजबूरी थी। असल में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ है, एंटी इंश्योरेंस कंपनी लॉ, जिसके तहत अगर कोई 2 कंपनीज एक नीश के लिए लड़ाई करती हैं और अगर कोई कंपनी एक तरफा उस मार्केट शेयर को एक्वायर करने जा रही है, तो उस जो बड़ी कंपनी है जो पूरे मार्केट शेयर को एक्वायर कर सकती है, उसे पकड़ के अमेरिकन गवर्नमेंट नेशनलाइज कर देगी। जिसके बाद बिल गेट्स के ऊपर और उनकी माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर नेशनलाइजेशन का डर मंडरा रहा था। जिसके बाद बिल गेट्स डिसाइड करते हैं कि वो एप्पल में इन्वेस्ट करेंगे। बिल गेट्स एप्पल में $150 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद स्टीव जॉब्स बैक टू द वर्क आ जाते हैं। स्टीव जॉब्स सबसे पहले आते ही 70% मॉडल्स को कैंसिल कर देते हैं और 3000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर देते हैं। उसके बाद कंपनी जो है वो धीरे धीरे बैक इन ट्रैक आना शुरू करती है और पहले ही साल में एप्पल अचीव करती है $309 मिलियन की प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के बाद स्टीव अब फ्यूचर की तरफ और सोचते हैं। जहां इंटरनेट आना थोड़ा मुश्किल था, स्टीव एप्पल वेबसाइट स्टोर्स लॉन्च करना शुरू करते हैं। स्टीव एप्पल स्टोर्स लॉन्च करना शुरू करते हैं, एप्पल की वेबसाइट स्टोर लॉन्च करना शुरू करते हैं। यानी कि ऑफलाइन स्टोर जो आज के ज़माने में आप एप्पल स्टोर देखते हैं, वो भी स्टीव जॉब्स का ही ब्रेन चाइल्ड था। उसके बाद स्टीव एप्पल में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, एप्पल की इनोवेटिविटी में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। 2001 में स्टीव लॉन्च करते हैं दी मैक जो है वो स्टीव के पुराने प्रोजेक्ट मैकिनटॉश से इंस्पायर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था, जिसे स्टीव आगे चल के नाम देते हैं iMac, क्योंकि उसमें iOS यूज हुआ था, जो कि नेक्स्ट स्टेप ही OS था। Well, today I'm incredibly pleased to introduce iMac, our consumer product. And iMac comes from the marriage of the excitement of the internet with the simplicity of Macintosh. अच्छा, एक चीज़ जब स्टीव से आगे इंटरव्यू में पूछी जाती है कि आप नेक्स्ट कंप्यूटर में गए और उसके बाद आसानी से आपने एप्पल को नेक्स्ट कंप्यूटर को एक्वायर करने दिया, उसका रीज़न क्या था? स्टीव इसका जवाब देते हैं। स्टीव ने याद कराया कि अगर आपको याद हो 1993 में जब नेक्स्ट कंप्यूटर इंडस्ट्री में पूरी तरीके से बूम कर रहा था,
तब मैंने नेक्स्ट कंप्यूटर्स को अचानक कंप्यूटर असेंबल करने से बंद कर दिया था। उसका रीज़न था कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लग गया था। मुझे पता था कि 10 साल बाद एप्पल की क्या नीड होगी और एप्पल किस कगार पे खड़ी होगी, मेरे बिना या मेरे साथ। मुझे पूरी जानकारी थी, मैं पूरी चीज़ को विजुअलाइज कर चुका था कि आज से 10 साल बाद लोगों को क्या चाहिए होगा और खासकर मेरी खुद की कंपनी एप्पल को क्या चाहिए होगा। मैंने नेक्स्ट कंप्यूटर जो है वो एप्पल को वापस एक्वायर करने के लिए ही बनाया था, एप्पल में री एंट्री करने के लिए ही बनाया था। ज़बरदस्त तरह की स्टीव एक स्ट्रैटेजी लगाते हैं और नेक्स्ट कंप्यूटर्स के एक छोटी सी कंपनी के थ्रू स्टीव वापसी करते हैं। उसके बाद आईफोन, आई मैक, आई वॉच और तरह तरह की इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की भरमार लग जाती है। एप्पल वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन जाती है और एप्पल पूरे वर्ल्ड में अपना डंका बजा रही होती है। और एक टाइम पे एप्पल की वैल्यूएशन जो है वो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे आ जाती है। अभी कुछ साल पहले तक एप्पल वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी थी, $3 ट्रिलियन को पार करने के बाद। स्टीव की सबसे बड़ी सक्सेस का रीज़न था उनका फ्यूचर को विजुअलाइज कर लेना। आखिर कैसे हो सकता है कि कोई इंसान सक्सेस को विजुअलाइज कर ले? जी हाँ, स्टीव को ये तक पता था कि 10 साल बाद एप्पल आईएनसीज को क्या चाहिए होगा और जो मैकिंटॉश जो कि उस टाइम फेल हो गया था क्योंकि उस टाइम उतनी अवेयरनेस नहीं थी, पर उन्हें पता था कि 10 साल बाद इस इंडस्ट्री में सबसे ज़बरदस्त बूम आएगा और मैकिंटॉश जैसे कई सारे प्रोडक्ट मार्केट की डिमांड नहीं मजबूरी बन जाएगी। और इसी तरह से स्टीव जॉब्स एप्पल को नई ऊंचाइयों तक ले गए। साल 2011 में स्टीव के प्रोलॉन्ग इलनेस के बाद अनफॉर्चुनेटली उनके घर में स्टीव की डेथ हो जाती है, जो कि इनोवेटिविटी की डेथ थी, क्योंकि स्टीव जॉब जैसे बड़े इन्वेंटर्स, बड़े साइंटिस्ट, बड़े इनोवेटिविटी लीडर्स दुनिया में बहुत कम आते हैं। और इसीलिए मेरा और मेरे चैनल की तरफ से स्टीव जॉब्स को एक बड़ा सलाम और एप्पल आईएनसीज को भी बड़ा सलाम। और एप्पल आज के ज़माने में थ्राइव तो कर रही है, लेकिन आज भी एप्पल आईएनसीज पे काफ़ी सवाल उठते हैं कि क्या वो इनोवेटिविटी से भटक चुकी है? क्या एप्पल 13, 14, 15 कुछ ज़्यादा ही जल्दी लॉन्च कर दी? क्या स्टीव जॉब्स होते तो ऐसा कुछ करते? देखिए, स्टीव जॉब्स होते या नहीं होते वो तो अब कोई सवाल नहीं है, पर ये ज़रूर है कि इनोवेटिविटी के किंग थे स्टीव जॉब्स, सर स्टीव जॉब्स। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मेरी 2 वीडियोस में आपने मुझे बहुत प्यार दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ वो लाल बटन सब्सक्राइब का ज़रूर दबाइए और वीडियो को पूरा देखिए और आपको जो भी मेरे से डिमांड है, जो भी आपकी मेरे से शिकायत है, उसे आप मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।